वर्कशीट नहीं है, क्वेश्चन नंबर है, रुको मैं ओपन कर ली भाई। और किसी ने की है? वर्कशीट की है किसी और बच्चे ने? वर्कशीट की है आप लोगों ने? यस नो तो बोलो, नहीं की तो ठीक है। पर पीएनसी वाली है अभी, पीएनसी वाली मैंने सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाइल करके डाल दिए। बाबे क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9th क्वेश्चन मैंने वैसे यहाँ पे उस दिन करवाया था। देखो वर्ड दिया हुआ है परम्यूटेशंस। क्वेश्चन ये है परम्यूटेशन के लेटर्स को अरेंज करना है। पहले तो ये बताओ परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? परम्यूटेशन का है। लेटर्स को जब अरेंज करना है तो क्वेश्चन परम्यूटेशन से हुआ। और कंडीशन ये है ईच वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट करना है, एस पे एंड करना है, तो बीच में कितने लेटर्स बचेंगे? 3 3 6 3 9 10। यही है भाई। इन हाउ मेनी वेज द कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड if the words starts with P and end with S? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का कह रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, दूसरा जो भैया था, ओके। ये वाला नहीं है क्वेश्चन? ओके। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 that such that 5 is in the यूनिट प्लेस? अरे ये क्या हो गया? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 100 और 1000 के बीच में पहले ये बताओ नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर होते हैं। डिजिट कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इन 9 डिजिट में से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है एक्सेप्ट 0। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है? अगर नहीं लिखा होगा तो क्या मान के चलोगे? जैसे मर्जी कराओ, टीचर कैंसिल नहीं कर सकते। नॉट अलाउड भी मान सकते हो, अलाउड भी मान सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी नॉट अलाउड को देनी है। फिर भी नहीं लिखा हो जैसे मर्जी कराना। इसमें कह रहा है कितने नंबर्स बनेंगे 100 और 1000 के बीच में सच दैट 5 यहाँ यूनिट प्लेस पे रहेगा। यहां पर रहेगा 5, तो कितनी डिजिट हो गई? 1 डिजिट। यहाँ पे लिख लो सिर्फ 5 आ सकता है इस जगह पे। अब यहाँ पे इसमें से 5 यहां आ गया और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ 9 नहीं आ सकती। मान लो मैं कह रहा हूँ नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे बताओ कितनी हो गई? फिर यहाँ पे 9 नहीं हो सकती, 8 हो गई। कौन कौन सी गायब हो गई? एक्सेप्ट 0 एंड 5। अब बताओ टोटल 10 डिजिट में से एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, यहां पर कितनी बची? 8। कितने नंबर बनेंगे? मल्टीप्लाई करो ना तीनों को। 8 इंटू 8 इंटू 1 64। ये 1 है ना? ये 5 यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये 5 यहाँ फिक्स हो गया। यहाँ पर 5 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो इसको भरने के लिए 8 डिजिट है, फिर बची भी 8 डिजिट यहाँ। ये तो हुआ रिपीटेशन नॉट अलाउड। और रिपीटेशन अलाउड कर दूं तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा, क्वेश्चन ने मांगा है। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 9। और यहाँ पर कोई भी भर लो, यहाँ तो 10। अब कितने नंबर बनेंगे? 90। दोनों करके आ जाओ एग्जाम में। इफ रिपीटेशन अलाउड 90 नंबर्स कैन बी फाउंड, इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड 64 नंबर्स कैन बी फाउंड। खत्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता, कभी भी टफ नहीं आएगा। आप जब करोगे तो बताओगे। अच्छा इसको मान लो एग्जाम में, मान लो कोई बच्चा ऐसे लिखे और आंसर लिखा है नंबर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 90, तो टीचर इस पे कहीं ना कहीं जरूर मार्क्स काटेंगे, क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं किया। क्या अपनी भाषा में इसको समझाना है। लिख के बताओ या सुन लोगे? इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो कॉपी में अपनी? अगर हिंदी में लिखोगे टीचर काट देंगे? कभी नहीं काटते। ये बोर्ड का रूल है। आप किस भाषा में लिखाओ, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश में से होनी चाहिए। उर्दू वगैरह सिखाना, उर्दू पंजाबी, तो क्योंकि हिंदी मातृभाषा आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। भाई मैथमेटिक्स को लैंग्वेज थोड़ी है, मैथमेटिक्स से अंडरस्टैंडिंग है। मतलब लैंग्वेज टू इंग्लिश लिखोगे भाई। देखो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप क्या लिखोगे? एक बार देख लो,
टू फिल यूनिट प्लेस डिजिट कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 1। मैं टीचर को मामला एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं क्या बता रहा हूं टीचर को, अगर मुझे यूनिट प्लेस को फिल करना है तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है। कौन सी है? 5 है। बता दिया टीचर को कि 5 भर सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, बस सीधा गिवन है, और नंबर 100 और 1000 के बीच का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इस वाले प्लेस पे आ जाओ। अब इस वाले प्लेस पे टू फिल, कौन सा प्लेस है बोलो? 100। टू फिल 100 प्लेस डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू, रिपीटेशन अलाउड है मान लो 9। 9 क्यों? क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ सकता एक्सेप्ट 0। एंड उसके बाद टू फिल 10 प्लेस डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि यहां पे कोई भी आ सकता है। सो देयरफॉर टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म 9 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 90। ऐसे अपनी भाषा में कुछ भी आप एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा देखो डिपेंड आपके स्कूल के टीचर पे करता है। मान लो मेरे स्कूल का बच्चा अगर ये बना के लिख के आंसर लिख देगा, मैं फुल मार्क्स दूंगा, मुझे मालूम है उसको अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। क्लास 11th में, क्लास 12th में आपको बताऊंगा कॉपी लिख के कैसे आते हैं, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो फिलहाल अभी आप थोड़ा सा लिख देना भाई, इतना ही लिख दो, 1 प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 1, 100 प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 9, ऐसे लिख देना। इसे पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ने वाला, आपको लिखना पड़ता है। टीचर कहेंगे एक्सप्लेन नहीं किया आपने, एक्सप्लेन नहीं किया। कोई और क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन समझ लो भी फटाफट से। अच्छा अच्छा, हो सकता है आंसर देखो मिसप्रिंट हो गया हो, एक बार मैं देख लेता हूँ। कितने वर्ड्स बनेंगे 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स को लेना है 5 वॉवेल और 17 कॉन्सोनेंट से? 17 आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है, सॉरी आपके पास 5 वॉवेल है। 5 वॉवेल से मैं आपको बोल रहा हूं सिलेक्ट कर लो 2 वॉवेल, तो क्या लिखोगे? 5C2। और आपके पास 17 कॉन्सोनेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं आप कर लो 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट, तो 17C3। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, इनकम्प्लीट। आपने 2 वॉवेल ले लिए, 3 कॉन्सोनेंट ले लिए, उनके शब्द नहीं बनाए अभी तक, सिर्फ लेके रख लिए। अब ये बताओ 2 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट 5 लेटर को जब इधर उधर अरेंज करोगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को 90% बच्चे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। सिर्फ क्या करते हैं बच्चे, 5 में से 2 वॉवेल ले लेते हैं, 17 में से 3 कॉन्सोनेंट ले लेते हैं और छोड़ देते हैं आंसर, इसको सॉल्व कर देते हैं। आपने सिर्फ शब्दों को, अक्षरों को चुना है, उनको अरेंज नहीं किया। तो 5 लेटर को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल जरूर आएगा। ये मैंने रिवीजन में 2 क्वेश्चन आपको करवाए भी थे, एक डॉटर वाला करवाया था याद करो, एक इंग्लिश अल्फाबेट से करवाया था। अच्छा, 22 पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई अपना लॉजिक नहीं लगाना आपको। 22 क्वेश्चन देख लो भाई, 22 है देखो, n+2C8 रेशियो n-2C4, ये रेशियो 57:16 के इक्वल है, तो n की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये तो सिंपल है, ये सिंपल है। देखो n+2 का फॉर्मूला लगा रहा हूं C8 का, n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 में से 8 माइनस करो, कितने बचेंगे? n-6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। रेशियो का मतलब ये डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 में से 4 माइनस करना, n-6 नहीं हो गए, n-2 -4 करोगे तो n-6 और साथ में फैक्टोरियल 4। कितना रेशियो चल रहा है? 1 फैक्टोरियल तो मेरा अच्छी बात है यहीं पे निपट गया, ये तो हटाओ। अब ये बताओ ये 4 फैक्टोरियल यहाँ से कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आएगा। अब मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं इसको, n+2 फैक्टोरियल के साथ गया 4 फैक्टोरियल और नीचे n-2 के साथ आ गया 8 फैक्टोरियल। सामने चल रहा है अभी 57/16। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बताएं सिर्फ आप मेरे को, n+2 n-2 में कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है? n+2 बड़ा है, इसको खोलना शुरू करो। कब तक खोलना है? जब तक n-2 ना आ जाए। बताना क्या लिखूं पहला? n+2 n+1 इंटू n
इंटू n माइनस वन और फिर फैक्टोरियल n माइनस टू। सही है जी। और ये 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखा है, डिवाइड में आ जाओ। ये n माइनस टू मत खोलना अब, है ना, ये तो कैंसिल करो यहाँ पे। इसको खोलो 8 को, जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जाए। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सामने क्या चल रहा है? तो एक काम करते हैं, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ पे काटते हैं। ये 8 से ये वाला 16 मैंने यहाँ पे काट दिया 2 बार, और फिर इस वाले 2 से इस वाले 6 को काट दिया 3 बार। बस बचा हुआ बता दो क्या क्या है जरा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है बच्चों को, यहाँ बता दो। n प्लस टू, n प्लस वन, n माइनस वन, अपॉन में क्या क्या है? 735 को सामने भेजो 57 के पास। 57 कितना हो गया? 105 कर दूं? 105 हो गए ना ये। 8 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके सामने भेज दिया। अब ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ेंगे, वो कहेंगे इतना सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ऐसी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ये 4 नंबर हैं, ये 4 नंबर ही तो है कोई, और चारों के चारों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं। सबसे बड़ा ये है, एक कम करके ये है, एक कम करके ये, और एक और कम करके ये है। इसको भी बनाएंगे ऐसा ही बिल्कुल, देखो, और बनेगा 100% बनेगा। 57 के फैक्टर्स देखो, 3 से लिया, 3 1 जा 3 9 जा, इसके फैक्टर है 19 इंटू 3। सही है। इसके ले लो जरा फैक्टर 105 के, 5 से ले लेते हैं 21, 3 से 7, 7 से 1। अब बताओ इसके कुल मिला के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? एक तो 3 आ रहा है, एक 19 मल्टीप्लाई 5 3 7। कोशिश करो इसको 4 नंबर का प्रोडक्ट बनाओ, कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। कोशिश करो 4 नंबर का प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव बन रहा है। देखो सेटिंग बनाओ कुछ। 7 3 21 हो गए, 21 के बाद 20 बन रहा है, 20 तो नहीं बन रहा। 21 मत बनाओ, इसलिए 21 मत बनाओ। 3 5 21 होने 4 का प्रोडक्ट नहीं बन रहा ना। 4 नंबर का प्रोडक्ट बनाना है इसको, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। चार का मुझे भी लग नहीं रहा बन रहा है। एक बार भी देखना भी इसमें कोई कटिंग वटिंग गलती तो नहीं हो गई कोई। सेम आ रहा था, तो मेरे को लग रहा है कुछ यहाँ पे कोई डिजिट है। ये 100% ना ऐसा बनता है, देखो आपको बता देता हूँ मैं। ये भी 4 नंबर का प्रोडक्ट बनता है। मैं चेक करता हूँ, आड़ी मिल जाएगा वाला क्वेश्चन। ये एक्चुअली मैंने किसी टीचर से मंगवाई है, और ये वर्कशीट कर्नाटका की है। ये जो सेकंड वाली वर्कशीट है कर्नाटका से आई है आपके लिए। कर्नाटका के टीचर है सुंदरम राव जी, उन्होंने दी है। तो हो सकता है कुछ डिजिट मिसप्रिंट हो। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो जैसे ना ये प्राइम नंबर मिल गया 19, तो 19 के आगे और पीछे कोशिश करो बनाने की। ऐसे होता है जनरली, जैसे 19 के पीछे 18 होता है। 18 लेकिन बन नहीं पा रहा है इसमें। तो एक बार फिर भी देख लो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारी। एक बार चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, फैक्टोरियल हमेशा एक एक करके कम खुलता है। देखो जैसे पहले n माइनस टू है, सॉरी n प्लस टू है, तो पहले तो आएगा n प्लस टू। एक कम करो n प्लस वन, एक और कम करो n हो गया, एक और कम करो n माइनस वन, और एक और कम किया तो n माइनस टू पे रोक दिया। जैसे आ गया सही में। 1 तक खुलता है ना ये हमेशा, ये 1 तक खोल लो, लेकिन इसको बीच में कहीं भी स्टॉप कर सकते हो आप। यही है, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है हम इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है। मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन चली जाएगी बाय क्वाड्रेटिक में, जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। राइट, तो अभी इसको आप छोड़ दो। एग्जाम में आया तो मैं कहता हूँ उसको यहीं पे छोड़ भी देना। अगर काटेंगे टीचर तो 0.5 ही काटेंगे इसका। 19, तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है 21 होना चाहिए। 21 20 और 19 18, नहीं गड़बड़ है कुछ ये। देखो अगर मैं 19 रख भी लूं ना, यहाँ पे 19 रख के देखो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा होगा, तो ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ। कॉन्सेप्ट सही में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ लो आप। अगर आएगा तो कर लेना कुछ ऐसा। आगे चल रहे हैं। क्या चीज? 0.5 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो?
23rd खुली भी है वर्कशीट, बोलना एक मिनट जरा, रुको मैं खोलता हूँ। अल्फा इज इक्वल्स टू MC2 है, then find अल्फा C2। ये क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू MC2 के बराबर है, तो अल्फा C2 की वैल्यू क्या है? अच्छा, m को 2 बार खोलना है, कैसे खोलते हैं बताओ? कॉम्बिनेशन में 2 बार, m इंटू, हाँ 2 बार हो गया बस, और नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। इसमें जरा पहले इसको खोलना, जरा अल्फा C2 कैसे खुलेगा? अल्फा इंटू अल्फा -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे खुलेगा ना। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, वो यहां पुट कर दो इस जगह पे। तो अल्फा की वैल्यू m-1 अपॉन 2, फिर यहाँ पे अल्फा -1 m-1 अपॉन 2 -1, और डिवाइड में क्या चल रहा है? 2। बस मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की है। ये एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा भाई, एलसीएम लोगे ना यहाँ पे इसके नीचे, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सेम लिख लो, m-1, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं देखो मैं, m² -m-2 डिवाइडेड बाय, बोल सकते हो कितना लिखने वाला हूं? पूरा बोल दो एक साथ, पूरा बोल दो एक साथ, मल्टीप्लाई करके। भाई 1 2 तो पहले से है, ये वाला 2 भी नीचे गया मल्टीप्लाई में इसके साथ, और एलसीएम वाला 2 भी नीचे गया, तो नीचे 8 हो गया। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे क्या? देखो इसके बन जाएंगे तो बना लो, वरना छोड़ देते हैं आंसर। 2 से 1 लाना है ना, 2 और 1 हो जाएंगे फैक्टर्स, m-2 और m+1 एंड डिवाइडेड बाय 8, ये रहा आंसर। इन टर्म्स ऑफ m छोड़ दो। ये मुझे फालतू का क्वेश्चन लगा, सही बताऊं नहीं, अल्फा निकल ही नहीं सकता, m में ही आएगा तो अल्फा कोई नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि m में दिया हुआ है, तो आंसर अल्फा का m में यूज करना पड़ेगा। हाँ नोट कर लो। वैसे चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है? इलिप्स करवाया था मैंने आपको पूरा, ऐसे ही छोड़ दो इसको। हाइपरबोला और सर्कल कोशिश करते हैं दोनों का रिवीजन करते हैं भाई। हाइपरबोला और सर्कल दो रिवाइज करो आज। लेट हो गया अच्छा। एक आप सब लोग ना अपने ग्रुप्स में ना, मैं नोट कर लूंगा, अपना नाम और अपने फाइनल एग्जाम की डेट लिख के डाल देना, जिनको मिल गई है। तुम्हारी भी जरूरत नहीं मेरे पास है, बाकी लोग, मेरे को ना मेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए किसका कब एग्जाम है। किसी बच्चे का एग्जाम मार्च एंड में भी होगा तो मैं उसको एंड तक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिनका बच्चों का एग्जाम हो गया तो एक बच्चा रह गया तो नहीं पढ़ाऊंगा, एंड तक पढ़ाऊंगा, जो भी आना चाहे आना। बैन मिल कर आया हूँ, चलो अभी जरा बच्चे इंटरेस्टेड हो नहीं रहे यार, सब एग्जाम में लगे हुए, लेकिन मैं कराऊंगा पक्का। हाँ यार, ये टाइम मेरे को भी लगा थोड़ा सा, मैथ्स में टाइम ज्यादा देना चाहिए, मैथ्स में टाइम एक दिन कम है। लेकिन एक बात सोचो भाई, टर्म 2 हो गया, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो तो पूरा सिलेबस करते थे, तब इनको 1 या 2 दिन मिलते, देखो काफी रिलीफ मिल गया इस बार भाई, सिलेबस को आधा बांट दिया सीबीएसई ने। हाँ ये है कि वो ऑफलाइन पढ़ते थे, ये बात भी है, एग्री। यार एक्चुअली ना ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। हाँ मैंने, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। हाइपरबोला के फटाफट से पहले सारे फॉर्मूले एक बार रिकैप कर लो बहुत जल्दी से भाई। हाइपरबोला की स्केच की जरूरत किसी भी क्वेश्चन में नहीं पड़ती 11th क्लास के हिसाब से। हाइपरबोला एक डिसजॉइंट फिगर होती है, ऐसे ये दोनों बनते हैं तब हाइपरबोला बनता है। आप इसको एक पैराबोला नहीं मान सकते हो कि 2 पैराबोला बन गए, पैराबोला नहीं है, दिखने में वैसे है लेकिन पैराबोला नहीं है। यहाँ इसका वर्टेक्स होता है ये देखो, ये वर्टेक्स है, इधर दूसरा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है इसका A0, ये वाला वर्टेक्स होता है इसका -A0। फोकस और इधर होते हैं C0, दूसरा फोकस इधर होता है -C0। ये सेंटर है ओरिजिन पे, यहां पर एक पॉइंट मार्क करते हैं हम 0B, इतनी नीचे डिस्टेंस पे 0 -B। दूसरा हाइपरबोला ये y एक्सिस पे होता है इस तरह से, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है y एक्सिस पे, यहां इसका सेंटर होता है, ये इसके वर्टेक्स है 0, A
और 0 माइनस ए, इसके अंदर इसका फोकस है 0C और ये 0 माइनस सी। ए आपके वर्टेक्स है, मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, एक बार पहले फिगर दिमाग में बिठा लो, है ना। यहाँ पर पॉइंट लेना है हमको एक B0 एक्स एक्सिस पे और ये माइनस B0। फिगर को दिमाग में रखना है, फिगर से भी क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं दोनों की लिस्ट बनवा देता हूँ आपकी। सबसे पहले इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसकी इक्वेशन में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन में क्या फर्क नजर आया आपको? एक्स और वाई के साइन चेंज है। अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो समझना पहला हाइपरबोला है। और अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो दूसरा वाला हाइपरबोला है। इक्वेशन से तो ऐसे पहचानना है। और मान लो वर्टेक्स हैं, तो इसके प्लस माइनस ए 0 है, इसके वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए है, इसके फोकाई प्लस माइनस सी 0 है, इसके फोकाई 0 प्लस माइनस सी है। मेजर एक्सिस इलिप्स में होती है, बताओ क्या होती है? 2a। इसमें भी 2a होती है, लेकिन उसको मेजर एक्सिस ना कह के ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। मैं दोनों के बीच में कॉमन लिख रहा हूं, यानी दोनों की सेम है 2a। इसकी भी 2a, इसकी भी 2a। माइनर एक्सिस इलिप्स में होती है, क्या होती है? 2b। इसमें वो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इसमें 2b होती है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है इलिप्स में? 2b स्क्वायर अपॉन ए। दोनों इलिप्स में थी ना वो सेम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहां पे भी सेम है। दोनों हाइपरबोला में लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। एक रिलेशन था सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इलिप्स वाला बताओ पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसेंट्रिसिटी बताओ इलिप्स में क्या थी? एक तो थी सी बाय ए, इसमें भी सी बाय ए है, और एक और थी उसमें 1 माइनस, यहां 1 प्लस कर लेना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए, क्वेश्चन इजी होते हैं। थोड़ा जल्दी से नोट करें। स्टार्ट करें? एक सेकंड तो हो गया। ओके, जब कंडीशन दे रखी होगी हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो, और कुछ ऐसी चीज दी होगी जो दोनों की कॉमन होती है, जैसे ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों की कॉमन है, जैसे कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की कॉमन है, तो आप उस केस में अपने एग्जाम में कोई सा भी हाइपरबोला मान सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर पूरा ही बुक से मैच करवाना हो, तो आप हमेशा फर्स्ट वाला हाइपरबोला मानेंगे, बाकी तो कोई भी ले सकते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन? कर लो, नोट कर लो। हाँ, ये माइनर एक्सिस है, ये डिस्टेंस होता है, देखो ये B0 माइनस B0 का डिस्टेंस, ये 0b और 0 माइनस b का डिस्टेंस। क्या चीज दोबारा पूछो? ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है, ये दोनों वर्टेक्स है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। इधर ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गई, कितनी हो गई? हाँ रख लो, लेकिन ऑनलाइन रखना, कल मैं यहाँ पे हो नहीं रहा, नगर। अरे रख लो, क्या हो गया? पढ़ाई तो हो ही जाती है, देखो पढ़ना चाहो ऐसी बात नहीं है। और देखो आपको ऑनलाइन का ट्रेंड भूलना नहीं है, ये ऑनलाइन आपकी लाइफ से कभी जाएगा नहीं। अब भले ही सब कुछ खुलने वाला है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन अब कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी भी आप कॉलेज में जाओगे तो भी चल रहा होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन, कंप्लीट ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन भी क्लासेस हुआ करेंगी। ये ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा आपकी लाइफ से। अब संडे कराया तो 12 बजे, जो करना चाहेगा कर लेगा, या बाद में कर लो भाई, देख लो। या देखो एजुकेशन ये नहीं मानती,
कहते हैं बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई किया तो पेपर कैसे मर्जी दे सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में चीटिंग के स्कोप ज्यादा होते हैं। ये सब बात मानते हैं, उसमें एक फेयर रिजल्ट नहीं होता। पेपर को टीचर हल्का बना सकते हैं बच्चों के लिए ऑफलाइन एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ बस यही है बच्चों के अपना देखो मैं समझता हूँ बच्चों का कंसर्न। बोर्ड वाले बच्चों ने तो पेटिशन डाली हुई है, उस पर इकट्ठा कर रहे हैं वोटिंग को गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को वो फर्क नहीं पड़ता, डाल दो पेटिशन जितनी मर्जी। लाखों बच्चों की आई है कि ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हो, बोर्ड वाले बच्चों डाली हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जी क्वेश्चन लिखो, ऊपर डालो हेडिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पार्ट नंबर 1। conjugate axis is 5, conjugate axis is equal to 5 and distance between foci, I repeat, conjugate axis is 5, conjugate axis is 5 and distance between foci is equal to 13, 13. Conjugate axis is 5 and distance between foci 13। पहले बताओ कौन सा हाइपरबोला है, जब ना पता चले तो कौन सा मानना है, फर्स्ट। अब बताओ फर्स्ट वाले की कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, नहीं दोबारा देखो 2b, 2b इज इक्वल्स टू 5, तो b इज इक्वल्स टू हो गया 5/2। अब मेरे को बताओ दोनों फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, एक C0 पे एक माइनस C0 पे है, बोलो 2c, 2c आपका 13, तो c कितना हो गया 13/2। अब ये b और c की हेल्प से a निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, एलिप्स है तो माइनस लगेगा, हाइपरबोला तो प्लस लगाना। सी की वैल्यू 13/2 का स्क्वायर 169/4, ए स्क्वायर तो मुझे पता नहीं, हाँ बी स्क्वायर में 25/4, 25/4 को इधर माइनस में भेज दो तो ए स्क्वायर निकल गए 144/4। ऐसे ही रहने दो, वैसे सॉल्व हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। इक्वेशन में पुट करो, बोलो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये रहा 144/4 को ऊपर डाल देना इधर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये रहा 25/4 इक्वल टू 1। इक्वेशन तैयार हो गई, सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सिंपल है। 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे ट्राई करो जल्दी जल्दी। फोकाई सेकंड पार्ट डाल देना, फोकाई बोल रहा हूं, फोकाई से पता चल जाएगा कौन सा हाइपरबोला है। फोकाई प्लस माइनस 2,0, फोकाई प्लस माइनस 2,0, कौन सा हाइपरबोला ये तो फर्स्ट ही है, फोकस फर्स्ट वाले पे हो गए ना। फोकाई प्लस माइनस 2,0 एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/2। फोकाई प्लस माइनस 2,0 प्लस माइनस 2,0 and eccentricity is 3/2। नहीं, प्लस माइनस 2,0 से पता चल रहा है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पहला वाला हाइपरबोला हो गया। और फोकस क्या लिखवाया मैंने उसकी बताओ, फर्स्ट वाले हाइपरबोला के देखो प्लस माइनस सी ना, तो आप अपने सॉल्यूशन को ऐसे स्टार्ट करोगे, फोकाई होते हैं प्लस माइनस सी और ये कह रहे हैं प्लस माइनस 2,0, तो सी की वैल्यू 2 हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अब इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, वो तो सबका सेम है, चारों चीजों का, दोनों एलिप्स का, दोनों हाइपरबोला का। इसेंट्रिसिटी C/A वाला लगाओ, उससे देखो आपको ए मिल जाएगा। ये आपका ए आ गया ना, ठीक है, तो आगे करो, अब बी निकालो। क्या आ रहा है, इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वल टू 1, सही है, यही आ रही है। सी तो निकल ही गया ना, अब तो आपको क्या करना है, इसेंट्रिसिटी यूज करनी है, C/A, इसेंट्रिसिटी 3/2, सी आपका 2 अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 4/3। अब ए आ गया, सी आ गया, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे बी स्क्वायर निकालो और इक्वेशन में पुट कर दो। आंसर यही आ रहा है, 9x² / 16 माइनस 9y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 आ रहा है।
नहीं आ रहा तो पूछो, बता दूंगा। नहीं आ रहा, ओके। यहाँ तक आ गया सी और ये तक आ गया समझ में, ठीक है। ये यूज कर लोगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू है 2, यहाँ पे पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो इस जगह पे 16 एंड प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बस तो माइनस में ले आओ, 4 माइनस 16 अपॉन 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 इंटू 4 36, 36 में से 16 माइनस करो, बी स्क्वायर 20 अपॉन 9। अब इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट वाला हाइपरबोला की, रीड करके बताओ अपनी नोटबुक में क्या लिखी है आपने। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर रोको, ये रहा ए स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर, 16/9 को यहां ऊपर ले आओ, ठीक है। ऐसे माइनस, ये बन गई इक्वेशन। इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कहीं दिमाग नहीं चलाना होता, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद चाहिए। आप सोच थोड़ी रहे हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे होगा सॉल्व। ये कैसे आया, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर रखना है मेरे को, ए स्क्वायर यहां से निकाला मैंने, ये हो गया 16 अपॉन 9, तो 16 अपॉन 9 जो इसके नीचे आना था वो यहां से ऊपर लिख दिया, बस। ऐसी वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, ये पहली बी स्क्वायर है, तो 20 अपॉन 9 का 9 इधर भी ऊपर आ गया, इक्वल टू 1 बन गई इक्वेशन। हाँ, डिपेंड करता है आपका स्कूल कितना दे रहा है, ये हर स्कूल के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकाई गिवन है, हाँ जी बोलो बोलो। ए और बी की वैल्यू नेगेटिव में, जीरो नहीं आ सकती, हाँ जीरो आ गई तो वो तो समझो ना, फिर वो ए और बी है ही नहीं, वो तो सिकुड़ गया, मतलब एक तरह से कुछ बना ही नहीं। फोकाई लिखो 0 कॉमा प्लस माइनस √10, थर्ड पार्ट 0 कॉमा प्लस माइनस √10, कौन सा वाला हाइपरबोला है जल्दी बताओ। अब ये सेकंड वाला है, फोकाई से पता चल रहा है। एंड पासिंग थ्रू 2,3, नहीं ये हाइपरबोला की सर्कमफेरेंस पे है कहीं। अच्छा पहले फोकाई से सी निकाल लो, चलो फोकाई से पहले सी निकालो। फोकाई क्या है बताओ, तो सी कितना आया, √10 आ गया, राइट। फोकाई 0 कॉमा प्लस माइनस सी आ गया आपका √10। फोकाई भाई वाई एक्सिस पे है तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी से कंपेयर करोगे, सेकंड हाइपरबोला है, ये तो हो गया। अब ये बताओ इस पासिंग पॉइंट का करें क्या, यस ये इक्वेशन में रखे जाएंगे। सेकंड हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है। इसमें y के प्लेस पर 3 रखो और x के प्लेस पर यहाँ पे 2 रखो, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 रखने से 9 अपॉन ए स्क्वायर, x को 2 रखोगे तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन निकालने के लिए हमको ए और बी निकालने पड़ेंगे। अब ए और बी अभी दोनों फंसे हुए हैं, हमने फोकाई से तो सी निकाल लिया है और पॉइंट को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा लिया है, अभी क्वेश्चन फंसा हुआ है। एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू, वो भी यूज करते हैं, चलो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है, √10 का स्क्वायर कर दे, यहाँ पे 10 लिख दें। अब आप एक काम करो, एक इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये बनी हुई है लेट से 1, एक इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये बनी हुई है लेट से 2। अब आप बता दो इन दोनों को सॉल्व आप कैसे करोगे, मैं ना बताऊंगा अगर तो, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट तो सब्स्टिट्यूट कर लो, वैसे आपसे भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा आसान है। यहां से कोई एक वैल्यू बोलो, सेकंड से आसान है, कोई एक वैल्यू इन दोनों में से। 10 माइनस ए स्क्वायर ले लूं या क्या लूं, 10 माइनस बी स्क्वायर, चलो 10 माइनस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई है, ए स्क्वायर की।
अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखो। यहाँ पे ये जो आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखकर अब एलसीएम लो इन दोनों का जरा करो। बहुत बेसिक से अलजेब्रा है ये। 9 के डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा, क्या क्या लूं एलसीएम में? दोनों। ये बी स्क्वायर यहां जाएगा, ये -4 10 से मल्टीप्लाई 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये b4 माइनस का, इसको इधर लेके आओ, प्लस हो गया। ये 10b स्क्वायर 13 में से माइनस करो, प्लस के 3b स्क्वायर बचे और -40 इक्वल टू 0। क्या बनी है ये? एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तरह से क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि पावर 4 में है, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो। 40 के दो फैक्टर बताओ जिससे 3 आता हो माइनस करके। बहुत आसान होते हैं, जल्दी बताओ। 8 और 5। 8 में से 5 माइनस करके 3 आता तो है, तो स्प्लिट करो मिडिल टर्म को। b4 का b4 प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। फैक्टर करके बताओ जरा b स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू आ रही है। इसमें से b स्क्वायर कॉमन, इसमें से -5 कॉमन लो। करो करो जल्दी करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसमें से b स्क्वायर कॉमन लो, इसमें से -5 कॉमन लो। राइट, तो b स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही होंगी यहां से, एक तो +5, एक -8। -8 को लिखो रिजेक्टेड। बी स्क्वायर -8 कैसे हो सकता है भाई? बी स्क्वायर है वो, तो बी स्क्वायर 5 फाइनल करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये दो वैल्यू आ रही है, -8 को रिजेक्ट कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू को यहां रख लो तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आ जाएंगे तो इक्वेशन में डाल देना इसमें। सोचो बी पे स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मैं यहां से बी निकालूंगा तो √-8 बनेगा। √-8 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया ना। और खुद ही सोचो, किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो -8 कैसे आ सकता है? यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेना, यहां से -5 कॉमन लेना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों 5 है, फिर यहां रख देना, बस इक्वेशन बन गई। डन। इसमें रखोगे ना, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो फिर ये वाली बनेगी ना। इक्वेशन तो y और x में यहां से बनाना, ये कोई इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर 5 रख लोगे ना तो ये सॉल्व करके 1 = 1 आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, आने दो, हाइपरबोला में सेम आ सकते हैं। तो यहाँ पे रख दो a स्क्वायर 5 b स्क्वायर 5, इक्वेशन हो गई y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1 हो। a और b हाइपरबोला में सेम हो सकते हैं, और अगर इलिप्स में a और b सेम हो जाते हैं तो वो सर्कल बन जाता है। हाइपरबोला में हाँ वो दोनों 5 है, इसका ही √2 हो गया, सर्कल में 0 हो जाएगा। रब कर दूं, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? इस क्वेश्चन में अलजेब्रा का ज्यादा यूज हुआ है। अलजेब्रा कितनी लगी है देखो, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के वहां पुट किया, एलसीएम लेना पड़ गया, फैक्टर्स करने पड़े, प्योर अलजेब्रा को क्वेश्चन है देखा जाए तो, और बाद में इक्वेशन में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिखो, ये एनसीईआरटी का ही है। फुकाई लिखो पहले, फुकाई गिवन है, पार्ट 4 डाल देना, ±40 एंड लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 12। पहले बताओ कौन सा वाला हाइपरबोला है? ये फर्स्ट वाला है। फोकाई से सी निकालो जल्दी से, 4 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम ध्यान रखो, दोनों हाइपरबोला दोनों इलिप्स की सेम होती है, सबकी सेम है समझो, 2b स्क्वायर अपॉन है। अब इक्वेशन बनाओ अपने आप इस बार, ये भी एनसीईआरटी का ही है। भाई आप कोशिश करो भी अपने आप इस बार।
चेक कर लेता हूँ और कोई बता दो। आए ए और बी आए, नहीं आए? आप दोनों का मैच हो रहा है आंसर। सी तो 4 हो ही गया होगा ना। लेटेस्ट फैक्टर आपने लगाई होगी 2b² अपॉन ए, 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम्स, b² इक्वल टू 6 से हो गया। चलो इसको बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन। अब क्या यूज करोगे इसके बाद? c² इक्वल टू a² प्लस b²। c आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ बताना b² को क्या पुट कर दूं? 6 से। कुछ बच्चे इसका स्क्वायर करके रख देते हैं, गलती से हो जाता है। ये b² की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर नहीं करना है, 6 से। फिर से बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 16 को इधर लाके माइनस करो। 16 के फैक्टर बताओ, माइनस करने पे 6 आता हो। 8 और 2। तो फैक्टर्स क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक प्लस का 8a, एक माइनस का 2a। यहां से एक ही दो वैल्यू लिख लो, एक ए की वैल्यू 2 आ रही होगी, एक ए की वैल्यू -8। मैंने देखो फैक्टर्स को पूरा नहीं दिखाया है, नहीं दिखाने की जरूरत है। अब रफ में भी कर सकते हो, मतलब वैल्यू से है। इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। बस अब ए की वैल्यू से आपको यहाँ पुट कर लो, b² मिल जाएगा और इक्वेशन में डाल दो। डन। ठीक है, आप ए की वैल्यू को यहाँ पुट करके b² बताना, है ना। b नेगेटिव आ जाएगा फिर b², तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके देखो, अगर a और b नेगेटिव आ रहे हैं, उनके स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो ले लो। लेकिन अगर a नेगेटिव लेने से मेरा b² नेगेटिव आ रहा है तो नहीं ले सकता उसको, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, वो फिर वहां पे फिर वो ये c² नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। एक और दे रहा हूं, फिर सर्कल के फॉर्मुलेस लिखवा दूंगा, एक और करके देखो। फोकाई 0, ±13, 0, ±13 मतलब के सेकंड वाला हाइपरबोला है। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 24, कॉन्जुगेट एक्सिस 24 निकालो। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। कॉन्जुगेट एक्सिस 24 जल्दी। y² अपॉन 25 माइनस x² अपॉन, करेक्ट है जी, बिल्कुल। ये तो आसान लगा होगा बल्कि आपको। हो गया, हटा दो। अब आप बस सर्कल के एक बार फॉर्मुलेस रिवाइज कर लो, सो दैट मैं अगली क्लास में सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। फिर एक बार सर्कल का रिकैप कर लेते हैं। x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन। इसमें ये जो आप h और k देख रहे हो, ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सर्कल की अगर इक्वेशन चाहिए तो सेंटर का पता होना कंपलसरी है।
और ये जो आप आर देख रहे हो ये सर्कल की रेडियस है। अगर सर्कल की रेडियस और सेंटर मिल जाए तो उसको यहां रखकर इक्वेशन बनाई जा सकती है, फॉर्मूला नंबर 1 कह सकते हो। सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। अगर आपको ये कब यूज करनी होती है भाई, ये कब इस्तेमाल करें? जब हमें इक्वेशन निकालनी नहीं है, इक्वेशन दी हुई है, सेंटर रेडियस पूछ रहा है वो हमसे, तो हम इससे निकालते हैं। जब इक्वेशन बनानी है तो क्या यूज करेंगे? हमेशा फर्स्ट वाली। और इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, बनानी तो है नहीं भाई, सामने लिखी हुई है, तो इसकी हेल्प से सेंटर और रेडियस निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स का कोफिशिएंट नजर आएगा आपको इक्वेशन में, उसका आधा कर लेना, और आधा करने के बाद साइन चेंज कर देना -g। फिर y का कोफिशिएंट जो भी नजर आएगा, जैसे आपको भी क्या नजर आ रहा है 2f, 2f का आधा कर दो, f हो गया, साइन चेंज कर दो। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर रेडियस चाहिए आपको सर्कल की, तो अंडर रूट g की वैल्यू का स्क्वायर f की वैल्यू का स्क्वायर माइनस c, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी लास्ट में। एक एग्जांपल आपको इसी के नीचे दिखाता हूं। ये हाँ, जनरल इक्वेशन जैसे मैं आपको देखो ये गिवन दे रहा हूं, मैंने कहा भाई ये सर्कल है, आपने कहा ठीक है सर्कल है, क्या चाहिए इसका? मुझे सेंटर चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट आधा करो, इसका आधा करा -1 हुआ ना, साइन चेंज कर दो, 1 हो गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लिखे? देखो डायरेक्ट 1। अब y के कोफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज कर दो, 2। ये सेंटर है इसका। ये सर्कल जब बनाया जाएगा तो इसका सेंटर 1,2 पे रखा जाएगा। अब रेडियस बताओ इसकी। ये g का स्क्वायर कर लो 1, ये f का स्क्वायर कर लो 4, माइनस करो c देखो कितना है, पहले से ही -5 है, और आप भी माइनस करने वाले हो, तो +5 कर दो। कितनी रेडियस हुई? √10। ये इस तरह से इस्तेमाल होगी। इसका कभी भी इस्तेमाल इक्वेशन बनाने के लिए नहीं करना है। इक्वेशन बनानी है तो किसको इस्तेमाल करना है? हमेशा इसको करना है। क्वेश्चन होते हैं, ये सर्कल है, आपको एक सर्कल और निकालना है, कॉन्सेंट्रिक है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है, तो आप अपने गिवन सर्कल का सेंटर पता लगा सकते हो इससे। और कॉन्सेंट्रिक में सेंटर सेम रखोगे, वो क्वेश्चन देखेंगे जब आएंगे तो कर सकते हो। आपको ये टफ लगेगी यूज करने में, इसमें आपको ना 3 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, g, f और c। करते हैं यूज, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको आसान रास्ता दिखा रहा हूँ। एक और इक्वेशन बची है, थर्ड, डायमीटर फॉर्म। ये एनसीईआरटी में नहीं है, देखो सेकंड वाली आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, ना ही ये वाली होती है। डायमीटर फॉर्म स्पेशल क्वेश्चंस में यूज होती है। डायमीटर फॉर्म कब लगानी है? जब सर्कल का कोई भी एक डायमीटर ले लो आप, कोई भी एक, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक x2 y2 मान लो, और ये वाला x1 y1 मान लो। अगर आपको सर्कल के डायमीटर के दोनों किनारे मिल जाएं, x1 y1 x2 y2, तो फिर आपको इसका भी यूज नहीं करना पड़ेगा, इसको भी हटाओ। फिर इसकी स्पेशल फॉर्म क्या है? देखो, x में से माइनस करो x1, x1 कौन सा? ये पहला कोऑर्डिनेट। फिर x में से ही माइनस करो x2। x आपका इस सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है, यहां पे हो सकता है वो, ये x1। फिर प्लस ऐसे ही y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको यूज करने से आपको डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। डायमीटर फॉर्म स्पेशल केस में यूज होगी जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे। ये जब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर लोगे ना और ब्रैकेट खोलोगे तो आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। यही तो इक्वेशन है सर्कल। ये वाली फॉर्म करने का, कोनिक को कर करने का फायदा क्या है? नहीं बताता हूँ आगे ना। इसका यूज अगर आप आर्किटेक्चर में जाते हो लाइन में, तो वहां इसका बहुत यूज है। देखो, जो पढ़ाई बनाई जाती है ना, जैसे 11th क्लास का मैथमेटिक्स बनाया गया, तो हर फील्ड को सोचकर कुछ ना कुछ उस फील्ड से, हर फील्ड से निकाल के मैथमेटिक्स डिजाइन किया गया। हर एक के काम की चीज आपको यहाँ मिलेगी। अब ऐसे नहीं, मान लो कोई आर्किटेक्चर करना चाह रहा है, किसी को नहीं करना आर्किटेक्चर का, मैं क्यों करूँ? नहीं, मेरे तो काम पे नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चों के किसी काम पे नहीं है, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स अलग बनाया गया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स।
उनको वही चीज सिखाई जा रही है जो उनके आगे लाइफ में काम। नहीं कॉमर्स वालों नहीं, क्यों नहीं मान रहे? सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वाले बच्चे तीन चीज नहीं कर सकते, बाकी इक्वलेंट वैल्यू है इसकी। अब तीन चीज में 100% कर सकते हैं, किसने कहा है? अरे भाई किसने कहा, मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और इंजीनियरिंग। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स सब जगह, कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से मना कर रही है बात अलग है, गवर्नमेंट तो अलाउ कर रहा है। इसको इक्वलेंट दर्जा दिया गया है। वो डीयू ने निकाल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डीयू भी देखना भी एक्सेप्ट करेगा, अभी यूजीसी का रूल आएंगे डेफिनेटली। क्लियर है? तो कॉमर्स में तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करनी है तो। फिजिक्स ऑनर्स तो वैसे भी नहीं करेगा कॉमर्स वाला बच्चा, इंजीनियरिंग भी नहीं करेगा वो। आने वाले टाइम में कॉमर्स वाले बच्चे इंजीनियरिंग क्या करेंगे? इंजीनियरिंग आने वाली है, कॉमर्स वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग करेंगे, पीछे वाले तो कर ही रहे हैं। चलो जी, ओके जी, क्लास फिर मैं भेज दूंगा ये।